हेलो। हेलो। ओके, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी, नंदनी, परिधि, पुष्पेंद्र, नरेश, ब्रज, दामोदर, संदीप, दामनी, कैसे हैं आप सभी लोग? अतुल, शिवानी, सृष्टि, अनु। ठीक। अच्छा, आपको पता है एक चीज़ मैं थोड़ी सी बताऊं आपको क्लास शुरू करने से पहले? काफी माइनस ओके ओके, इस पे हम बात करने वाले नहीं। हाँ, हम इस पे बात करने वाले हैं, जो अगला कैलेंडर आया है उस पे हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं। ओके, अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये जो मैं आप लोगों का नाम लेता हूँ ना, तो एट माई अर्ली फेजेस, मैं 2 साल तक जब मैं शुरू में पढ़ाया तो मैं कभी भी नाम नहीं लेता था। आई यूज टू कम और बस थोड़ा सा रिवीजन करा के हम क्लास शुरू कर देते थे। क्या हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी कंप्लेन हो गई। कंप्लेन ये हुई कि ये रिकॉर्डिंग क्लास है, ये लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो भाई तब से फिर मैंने शुरू किया, तो मुझे इंस्ट्रक्शन आए कि नहीं यार, यहाँ की बात नहीं है, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। ठीक। तो लोग ऐसे भी होते हैं। अब मैंने कहा यार बताओ यार, लाइव पढ़ा रहा हूँ मैं और लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग क्लास है। तो फिर हम नाम ले देता हूँ, नाम लेने से पता है कि यार लाइव ही होगी। चलो, नहीं टेंशन मत लो गाइस, बहुत अच्छी बात है। इवन आप लोग ना हर चीज़ में टेंशन ले लेते हो। हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि हम हर चीज़ में पहले नकारात्मकता देखते हैं। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि अभी तो टाइम बढ़ेगा इसमें? आप ये देखो कि अगर सच में एग्ज़ाम हो गया अप्रैल में, तो हमारा जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है वो रेगुलर हो जाएगा। और अगर एमपीपीएससी का एग्ज़ाम रेगुलर हो गया, जिस दिन से ये तय हो गया कि इस तारीख को प्रीलिम्स है, इस तारीख को मेंस है, उस दिन से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अभी जो पहली बार तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जितना है उतना करके आइए। पर अब जिसको पता है कि यार अभी मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन अप्रैल में तो तैयारी अच्छी होगी, तो जब मैं प्रीलिम्स दे रहा हूँगा तब तक मुझे अपना 60 से 70% मुख्य परीक्षा का कोर्स खत्म कर लेना है ना? उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो लोग अभी देखो, अभी देना तो एग्जाम सबको है, ये मत किया करो। आजकल मैं लोगों से सुनता हूँ सर मैं इस बार का प्रीलिम्स नहीं दे रहा हूँ। ये कौन सी बात है? ये बिल्कुल बिल्कुल ही वाहियात टाइप की बात नहीं है। अब बताओ कि आप इस बार का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है ना? जब अटेम्प्ट ही काउंट नहीं होता तो जाइए परीक्षा में बैठिए, एग्जाम दीजिए। हाँ, पर दो तरीके हो सकते हैं कि सर इस बार मैं तैयारी करके पेपर नहीं दे रहा हूँ, अगले बार लेकिन मुझे पता है कि अप्रैल तक मैं अपना प्रीलिम्स का सिलेबस तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, प्रीलिम्स का तो अभी हो जाएगा, और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो मुझे कम से कम 60 से 70% रेडी रखना है। तो इस अप्रोच से चलो। ठीक है। और मैं क्यों कह रहा था कि हमें प्रीलिम्स प्लस मेंस पढ़ना चाहिए, तो अब जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं उनका मेंस निकलेगा, तो आपके लिए फायदा ये रहेगा कि आपका मेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं इसी क्लासेस में आपको कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, आईसीटी वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, कोशिश ये करेंगे हम कि पर्यावरण वाली इकाई भी खत्म हो जाए, एनवायरमेंट वाली यूनिट भी खत्म हो जाए। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि मैक्सिमम चीजें आपकी कवर अप करवा दी जाए। ठीक है, तो ध्यान से रखिए, एनर्जी वगैरह पढ़ लेंगे, वाटर मैनेजमेंट वगैरह पढ़ लेंगे, वो इजीली आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक, तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, तो इसको पॉजिटिव मैनर में लीजिए और फिर अपनी पढ़ाई कीजिए। और हम इस पर चर्चा भी कर लेंगे। एक मैं सेशन रख लेता हूँ, डाउट क्लियरिंग सेशन, और उस डाउट क्लियरिंग सेशन में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अभी इस क्लास में छोड़ते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं अलग से, अलग से बिल्कुल सेपरेट सेशन रखते हैं और उसमें चर्चा कर लेते हैं आपसे। ठीक। यार अब ये मुझे नहीं पता मालती, एक बार जाके चेक करना होगा। हाँ, स्पीड का ऑप्शन मैं प्रोवाइड कराने के लिए बोल देता हूँ यार, मुझे पता नहीं थी कि स्पीड का ऑप्शन नहीं है, पर कल भी मुझे मैसेज आया था। हाँ, यार एक सेकेंड, ये क्या हो गया?
अभी दोनों पढ़ू ना, साथ ही में तो पढ़ रहे हो, प्री प्लस मेंस ये दोनों ही तो पढ़ रहे हो। ठीक, ये साथ ही में पढ़ रहे हो, तो एक काम करते हैं, एक सेशन रख लेते हैं, इसमें चर्चा नहीं करते हैं, एक सेशन रख लेते हैं। ठीक, चलो आप ध्यान दो। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडियन ज्योग्राफी के इस कोर्स में, जिसमें हम हमारी पहली इकाई भारत के सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे हैं, और उसके तहत हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पढ़ रहे थे। इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज को हम स्टडी कर रहे थे, और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के तहत सबसे पहले हमने बांग्लादेश की चर्चा की, और फिर हम चीन की चर्चा खत्म कर चुके हैं, बस एक पॉइंट बचा है, उस पर चर्चा करेंगे। आज हम पाकिस्तान के साथ चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ में हम म्यांमार और नेपाल की चर्चा भी आज ही की क्लास में करेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पहले जो हमने कल पढ़ा, एक बार हम क्विकली उसको रिवाइज करते हैं। तो कल हमने ये देखा कि भारत अपनी दूसरी सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो चीन के साथ साझा करता है, और जो 3488 किलोमीटर लंबी है। हमने यह भी देखा कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ सीमा बनाते हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल ये चीन के साथ सीमा बनाते हैं। हमने ये भी जाना कि भारत और चीन की सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो पहला हिस्सा है, यहाँ पर पहले जॉनसन लाइन हुआ करती थी, लेकिन 1962 में चीन ने आक्रमण करके यहां एक लाइन ड्रॉ करी, जिसे अक्साई चिन्ह या जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं ये मध्यवर्ती सीमा है, ये पीसफुल बाउंड्री है। इसके बाद यहां सिक्किम वाले इलाके से लेकर के तालू दर्रा जहां स्थित है, ठीक है, या सिक्किम वाले इलाके से लेकर के जब आप आगे जाते हैं यहां तक आखिरी में, तो यहां जो बाउंड्री है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में शिमला समझौते के द्वारा यह निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसको नहीं मानता है, क्योंकि चीन उस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं था। चाइना इसलिए इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि तिब्बत पर चीन का अधिकार नहीं था, और तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, तो चाइना को उसमें बुलाने का कोई तुक ही समझ में नहीं आता। तो विवाद कहां पर है? पूर्वी सीमा पर है और पश्चिमी सीमा पर है, जबकि जो मध्यवर्ती सीमा है वो कंपैरेटिवली शांत है। इसके बाद हमने चीन और भारत के अलग अलग विवादों का अध्ययन किया। तो 1962 में युद्ध हुआ था, 1962 में युद्ध हुआ था। उसके अलावा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो यहां पर चीन ने 4 डैम बनाए हैं, 4 डैम बनाए हैं, जिसमें से प्रमुख एक है दागू डैम, बड़ा बहुत ही बड़ा डैम है दागू डैम। एक है उसमें जीएक्सू डैम, ठीक है, एक है जिंगू डैम, और एक इसमें है जियाचा बांध। तो ये 4 बांध बना के रखे हैं, जिसका उपयोग चाइना पानी को रोकने के लिए, बाढ़ के लिए और युद्ध के समय कर सकता है। फिर हमने और मुद्दों की बात की, तो अरुणाचल प्रदेश वाला विवाद हमने देखा, यहां पर हमने लेह लद्दाख वाला विवाद देखा। तो इतने सारे इश्यूज की हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगली हेडिंग आप लगाएंगे, जो अगला टॉपिक हमें आज पढ़ना है वो है उबोर। हमें किसकी चर्चा करना है? ये भारत और चीन के बीच में आखिरी विवाद है, और ये विवाद है उबोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक है, बिल्कुल, ये देखिए ठीक, चले आगे बढ़े। किस चीज का पीडीएफ बोल रहे हैं आप? आयोग का पीडीएफ तो आ गया होगा ना, कमीशन का पीडीएफ तो आ गया होगा, है ना? अब ज्योग्राफी का बोल रहे हैं, ठीक, चलो तो हेडिंग लगा लो उबोर, और इसे लिखेंगे आप, इसका फुल फॉर्म वन बेल्ट
वन रोड। हिंदी इंग्लिश आप किसी भी माध्यम से हो आप यही लिखेंगे, वन बेल्ट वन रोड उबोर। ठीक, चलो अब पहले समझेंगे, बाद में मैं आपको ये पूरा डिक्टेट करा दूंगा। समझे, ध्यान दें। देखिए दोस्तों, एक मैं आपको नक्शा दिखाता हूं, एक मैप दिखाता हूं। ठीक है अब इस नक्शे में जरा ध्यान दीजिएगा, ये गलत मैप इन्होंने इस्तेमाल किया है, आई हैव करेक्टेड इट। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा इस मैप के ऊपर। बेसिकली भारत, एशिया मतलब एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों महाद्वीप ऐसे हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, जो आपस में इंटरलिंक हैं। जो आपको इस वाले नक्शे में समझ में आएगा, इस वाले मैप में समझ में आएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप, ये तीनों ही स्थलीय मार्ग से जुड़ जाते हैं, ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। तो पुराने जमाने में, प्राचीन काल में क्या था दोस्तों, चाइना वाले इलाके से एक रास्ता शुरू होता था और वो रास्ता जाकर के यूरोप में खत्म होता था और ये अफ्रीका भी कुछ जगह पर जाता था, और इस रास्ते को सिल्क रूट कहा जाता था, इस रास्ते को रेशम मार्ग कहा जाता था। ये जो रेशम मार्ग वाला रास्ता है, ये भारत से होकर के भी गुजरता था, कश्मीर वाले इलाके से होकर के गुजरता था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इस क्षेत्र पर कनिष्क ने अधिकार किया था और सिल्क रूट पर उसने कर भी लगाया था, तो जहां से जो लोग निकलते थे उनसे वो कर को वसूल करता था। तो एक बहुत पुराने समय में एक ऐसा रास्ता था जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता था और एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग रूट था। विश्व का बहुत बड़ा व्यापार इसी रास्ते से होता था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे देश बनते चले गए, आधुनिक सीमाएं आती चली गईं, लोगों ने उस रास्ते को भुला दिया। अब चाइना ने एक प्रपोजल दिया है, चाइना ने यह प्रपोजल दिया है, या चाइना की एक ऐसा परियोजना है जिसके तहत चीन क्या करना चाहता है, रेल मार्ग, चाइना क्या करना चाहता है, वाया रेल, रोड एंड वाटर, ये तीन चीजें हैं इसमें, रेल, रोड और वाटर, इन तीनों का प्रयोग करके एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ना चाहता है, इन्हें आपस में इंटरलिंक करना चाहता है। दोस्तों, ये जो परियोजना है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये लगभग 800 अरब डॉलर की परियोजना है। ये ऑलमोस्ट 800 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो नक्शा यहां पर दिया गया है दोस्तों, इस मैप में अगर आप चीजों को ध्यान से देखें तो इस रास्ते की शुरुआत कहां से हो रही है, ठीक है, तो इस रास्ते की शुरुआत अगर आप देखें तो ये चाइना के जियान प्रांत से शुरू होता है, इस तरह ये आगे जाता है और आगे जाता है यहां यहां यहां। अब ये रोड और ट्रेन का रास्ता है। फिर बीच में आप देखेंगे तो ये जो रास्ता है दोस्तों, यहाँ समुद्र का रास्ता है। ये पूरा रास्ता कैसा रास्ता है, समुद्री रास्ता है। यहाँ इस तरह कोलंबो, कलकत्ता, इस तरीके से जाएगा। ओके, तो उबोर परियोजना में शुरुआत से ही भारत को भी चाइना ने शामिल किया था और चीन चाहता था कि उबोर परियोजना में भारत भी शामिल हो। लेकिन समस्या ये हुई कि चाइना ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से उबोर का एक रास्ता निकाला, जिसे सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। और ये जो रास्ता इसने निकाला, इसमें भारत की अनुमति नहीं ली गई, जबकि हम जानते हैं कि ये पूरा हिस्सा भारत का हिस्सा है। तो भारत ने आपत्ति जताई, और भारत ने इसलिए आपत्ति जताई कि अगर भारत एक्सेप्ट कर लेता तो इसका मतलब ये है कि भारत ने यह भी एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब पाकिस्तान का ही हिस्सा है, जो कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए भारत ने उबोर का विरोध किया। और हाल ही में आप जानते हैं G20 समिट में अरेबियन देश या अफ्रीकन देशों के साथ मिलकर के भारत भी एक ऐसी ही परियोजना पर काम करना चाहता है, एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। तो ये है दोस्तों वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग के द्वारा एशिया,
अफ्रीका और यूरोप को जोड़ा जाना है। अब इसमें चीन का बहुत बड़ा फायदा है। चीन जब भी दूसरे देशों के पास जाता है तो वो हमेशा यही कहता है कि देखिए आप उबोर का हिस्सा बन जाइए, इसमें आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। बट दूसरे देशों का प्रॉफिट नहीं है, इसमें चाइना का प्रॉफिट है। क्या प्रॉफिट है सर? तो हम सभी जानते हैं कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है दोस्तों। चाइना क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ बड़े पैमाने पर चीजों का निर्माण होता है, और जब चीजें इतने बड़े पैमाने पर बनती हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों कि फिर चीजों की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। तो चाइना बहुत सस्ते रेट पर सामानों को तैयार करता है और हर एक प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये विशेष बात है, ध्यान रखिए। चाइना सिर्फ बड़े प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देता, चाइना छोटे प्रोडक्ट पर भी ध्यान देता है। अब मैं इसका एक बहुत बेसिक सा उदाहरण आपको देता हूं। एक थैली आती है, मैंने पहले भी शायद बोला होगा आपको, एक थैली आती है सिकाई करने के लिए। अब आप सोचिए वो भी चाइना में बनती है दोस्तों, और उसकी कॉस्ट मुश्किल से होती है 80 रुपए, और जो इंडियन मार्केट में आके 200 रुपए की बिकती है। तो चाइना हर चीज पे फोकस करता है, और भी छोटी छोटी चीजें। एक स्टैंड आता है फोन रखने के लिए, फोन रखने के लिए स्टैंड, जिसका आप लोग भी शायद इस्तेमाल करते होंगे, मैं बहुत यूज करता हूँ पढ़ाई करने के लिए, बहुत इजी पड़ता है उसमें, है ना, वीडियो देखने के लिए या फिर पीडीएफ पढ़ने के लिए स्टैंड बनाते हैं वो। ठीक है, एक पेंसिल आती है, मोबाइल पेंसिल, वो भी वो बनाते हैं। अब आप सोच करके देखिए कि चाइना क्या करता है, छोटे प्रोडक्ट से लेकर के बड़ी रेंज तक का प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट पर अपनी पकड़ बना के रखता है और सामान बहुत सस्ता होता है, क्योंकि वहां पर एक इकोसिस्टम बन चुका है जिससे चीजें क्या होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव। तो जैसे ही उबोर बन जाएगा क्या होगा, इन सभी देशों में चीन के सामान की बाढ़ आ जाएगी। इन सारी की सारी कंट्रीज में क्या होगा दोस्तों जो चाइना से बनाए हुए गुड्स हैं उनकी बाढ़ आ जाएगी, और चाइना को इतना फायदा होगा, और चाइना अनडाउटेडली अनडिस्प्यूटेडली दुनिया का लीडर बन जाएगा। तो उबोर से चाइना को बहुत लाभ है, इसीलिए उबोर के लिए लोगों को कन्विंस करता रहता है। अब जो कन्विंस नहीं होते तो चाइना उसके साथ दूसरी रणनीति अपनाता है, जिसे कहा जाता है डेट ट्रैप, ऋण जाल। ऋण जाल के तहत चाइना श्रीलंका जैसे देशों को और भी दूसरे देशों को बेतहाशा लोन देता है, और फिर कहता है तुम लोन नहीं चुका पा रहे तो एक बंदरगाह हमको दे दो, या ये पर्टिकुलर एरिया है ये हमको दे दो, मत चुकाओ लोन, हम्बनटोटा पोर्ट। आप मत हो शामिल, आप ना होते हुए भी उसमें शामिल हो गए, और अब आपके देश की संप्रभुता पर भी खतरा है, अब आपके देश की सोवेरेनिटी पर भी आपने खतरा पैदा कर दिया। तो ये है काफी डेंजरस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। बताओ क्लियर है? अगर कोई आपसे पूछे कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है, तो क्या जवाब दे रहे होंगे दोस्तों कि सर ये चीन की एक संपर्क परियोजना है। ठीक, बिल्कुल है, ये सच बात है, ये सच बात है, बिल्कुल रोहन, ऑब्वियसली तभी तो हम पढ़ रहे हैं, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो लिख लिया जाए दोस्तों। चले तो लिखेंगे दोस्तों आप उबोर में चीन के द्वारा, लिखते जाइए साथ में, हाँ, प्रस्तावित, चीन के द्वारा प्रस्तावित एक संपर्क योजना, इंग्लिश में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय चाइना, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय चाइना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, सड़क, रेल तथा जलमार्ग द्वारा, जलमार्ग द्वारा एशिया, यूरोप तथा
अफ्रीका को जोड़ना। ऑब्जेक्टिव, कनेक्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका वाया रेल, रोड एंड वाटरवेज। भारत हिस्सा नहीं है, कारण सीपैक। चाइना, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। डैश लगा के लिख लेना, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप डैश लगा के लिखना। यह है पीओके से गुजरता है। हिंदी में सीपैक तो आप पूरा लिखना, पर हिंदी में इसे कहते हैं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। देखिए, है तो अलग देश वास्तविक तौर पर देखा जाए, लेकिन चाइना का ऑटोनॉमस रीजन है और तो पूरा अधिकार वहां पर एक प्रकार से चाइना का ही है। ठीक, हिंदी में आप सीपैक पूरा इंग्लिश में लिखना और फिर हिंदी में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। बिल्कुल, आज ही मैंने वीडियो भी देखा, शेयर भी किया हर जगह। बहुत बहुत बड़ी बात है। यही तो विवाद है, यही तो विवाद है। ठीक, चलो आगे बढ़े, अगले टॉपिक पर आए। आसान नहीं है त्यागी जी। अब क्या है कि बहुत ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स पर जो हमारा निर्भरता है वो बहुत बढ़ चुका है। चीनी उत्पादों पर हमारी निर्भरता बहुत बढ़ चुकी है। जो चाइनीज प्रोडक्ट है उन पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ चुकी है ना। तो इतना आसान नहीं होगा। चलें तो अभी अभी आगे बढ़े। चलो भैया आगे बढ़ो, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब भारत और चीन के बीच में आखिरी टॉपिक, बस इसके बारे में पता होना चाहिए कि कभी प्रश्न आ जाए तो याद रहे। लिख लेंगे सीधा सीधा, पंचशील समझौता। इंग्लिश में इसे कहते हैं पंचशील पैक्ट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंचशील पैक्ट। हिंदी में पंचशील समझौता। तो बेसिकली दोस्तों, 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में बीजिंग में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते को पेश किया था। पंचशील समझौते को पेश किया था। अब आपके लिए समझौता पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे में आईआर नहीं है। हमसे प्रश्न अधिक से अधिक ये पूछेगा कि पंचशील समझौता कब हुआ, पंचशील समझौता कहां हुआ, भारत में किसने प्रपोज किया? जवाहरलाल नेहरू। और इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील अग्रीमेंट। रूबी अभी भी हम मेंस कर रहे हैं। आप शायद पहली क्लास में आए क्या रूबी? इज दिस योर फर्स्ट क्लास? शायद आपको इसलिए जानकारी नहीं है। आप शुरू से क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।
डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ, कब हुआ, इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। चलो अब हम अगली हेडिंग लगाएंगे दोस्तों। अब हमारी अगली हेडिंग आप लगाएं, भारत पाकिस्तान। आखिरी बड़ा टॉपिक इस पूरी इकाई का, भारत पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान। ओके, अब भारत पाकिस्तान के बीच में विवादों की भरमार है। ठीक, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है, विवादों की भरमार है। ये चीज आपको याद पता ही होगी। भारत पाकिस्तान की बात हो और विवादों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये तो संभव ही नहीं है। तो अब हमें भारत और पाकिस्तान के बारे में अध्ययन करना है, पढ़ना है, कौन कौन सी सीमा है, कैसे जुड़ी हुई है, और फिर हम साथ में इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये देखें कि भारत पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा भी साझा करता है। इंडिया पाकिस्तान के साथ टेरेस्ट्रियल बाउंड्री भी शेयर करता है, और साथ ही साथ में हम वाटर अर्थात कोस्टल बाउंड्री भी शेयर करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप देखें तो यहां से इतनी बड़ी स्थलीय सीमा है, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है, और यहां देखें तो अरब सागर में हम जलीय सीमा भी साझा करते हैं, हम कोस्टल बाउंड्री भी शेयर करते हैं। लेकिन अभी हमें चर्चा करनी है स्थलीय सीमा के बारे में, अभी हमें चर्चा करनी है टेरेस्ट्रियल बॉर्डर के बारे में। तो शुरुआत कहां से होती है, ध्यान देना और पढ़ना मेरे साथ। शुरुआत होती है गुजरात से। कहां से होती है दोस्तों? गुजरात से। तो गुजरात से शुरू होगी सीमा, फिर हम राजस्थान आएंगे। राजस्थान, ये देखिए बहुत बड़ा हिस्सा है राजस्थान का, और राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। राजस्थान शेयर दी मैक्सिमम बाउंड्री विद दी पाकिस्तान। इसके बाद पंजाब, देखिए ये पंजाब का क्षेत्र है। तो कितने राज्य हो गए, कमेंट करके बताओ, कितने स्टेट हो गए दोस्तों? कमेंट करके बताइए जल्दी से, कितने राज्य हो गए सर? कितने राज्य हो गए? 3 राज्य हो गए सर, 3 स्टेट हो गए। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। सबसे ज्यादा सीमा किसकी? राजस्थान की। मैक्सिमम बाउंड्री कौन शेयर करता है? राजस्थान शेयर करता है। ठीक, इसके बाद फिर आप केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करेंगे। तो यहां पर पहली यूनियन टेरिटरी आपको मिलेगी जम्मू एवं कश्मीर, और दूसरी यूनियन टेरिटरी यहां पर मिलेगी लद्दाख। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 2 यूनियन टेरिटरी हो गई। अब जल्दी से कमेंट करके हम पुरानी चीजों को रिकॉल करते हैं ताकि याद हो जाए। चलो भैया जल्दी से बताओ, बांग्लादेश के साथ क्या कहानी थी? कमेंट करके, बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई क्या है? व्हाट इज द लेंथ? जल्दी बताओ, कितनी लेंथ है बांग्लादेश के साथ? बहुत बढ़िया सर, 4096। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी? जल्दी बताइए, राज्यों की संख्या कितने राज्य थे? बहुत बढ़िया सर, 5 राज्य। शुरुआत कहां से हुई? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद है सर असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत अच्छे। अब चाइना के साथ बताओ, चाइना के साथ कितनी सीमा है हमारी? आप ही को बताना है कमेंट करके, दिमाग में याद करो क्योंकि यही चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं। चाइना के साथ कितनी बॉर्डर है दोस्तों? चाइना के साथ कितनी सीमा है बताएं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, 3488 किलोमीटर। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? कमेंट करके बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया सर, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और 1 यूनियन टेरिटरी होगा लद्दाख। ठीक, अब पाकिस्तान के साथ 3 राज्य आ गए। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 यूनियन टेरिटरी आ गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इतने अच्छे से पढ़ लो कि ये भूलो ना। ये नहीं भूलोगे तो बहुत काम आपका वैसे भी इजी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें कुछ मुद्दे इसमें डिस्कस करना है कि क्या क्या मसले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में।
तो देखिए, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। और ये जो रेड क्लिफ लाइन है इसे 17 अगस्त 1947 को ड्रॉ किया था सिरिल रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति ने। उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेडक्लिफ पड़ा। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान ने 1947 में 1947 में भारत पर अटैक कर दिया, इंडिया पर आक्रमण कर दिया और अटैक करके एक हिस्सा लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा इस पर कब्जा कर लिया और यहां पर एक लाइन ड्रॉ की गई जिसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। अब भारत पाकिस्तान के बीच में क्या क्या विवाद है तो एक बार मैं आपको बस सुना दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। एक तो युद्ध, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 अलग अलग युद्ध हुए हैं। दूसरा विवाद है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के। तीसरा विवाद है सर क्रीक को लेकर के। चौथा विवाद है कच्छ के रण को लेकर के। पांचवा जो विवाद है वो सिंधु नदी के समझौते को लेकर के है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के। ये 5 बड़े विवाद हैं भारत और एक और बचा छठवा, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर का विवाद। तो अब इन विवादों के बारे में एक एक करके हमें बात करनी है। तो पहले कुछ बातें हम लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बताएं मुझे एक बार, क्या यहां तक क्लियर है? बताएं, यहां तक क्लियर है दोस्तों? ऑल गुड? बहुत अच्छे से पढ़ना और बहुत अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक, चलो अब ध्यान दो। तो पहले कुछ बातें आप लिखें, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए पहला पॉइंट लिखिए, तीसरी सबसे लंबी सीमा। इंग्लिश में बोलेंगे थर्ड लॉन्गेस्ट बाउंड्री, तीसरी सबसे लंबी सीमा। ठीक, फिर लिखेंगे तीन राज्य, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक, तीसरा पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, सीमा के नाम, नेम ऑफ द बाउंड्री। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। 17 अगस्त 1947 सिरिल रेडक्लिफ। ठीक, फिर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में पहला पॉइंट, 1947 में पाकिस्तान का अवैध कब्जा, 1972 में LOC का निर्धारण। लिख लीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये इंग्लिश में रिपीट कर दे रहा हूं, देखो लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और दूसरे पॉइंट में लिखा है 1972 में LOC का निर्धारण, क्लैरिफिकेशन ऑन LOC इन 1972। ठीक है, 1972 में इस बात का निर्धारण हुआ था।
ये लीजिए लीजिए, मैं लॉक हो गया, सॉरी। डन, ऑल गुड। चलो, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक एक विवाद के बारे में पढ़ना शुरू करना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से इशू हैं। तो ये वाला टॉपिक मैं बोर्ड पर लिख के ही आपको समझाते जाऊंगा, तो साथ में ही आप नोट्स बनाते चलना, ठीक है। अग्रीमेंट है हमारे बीच में, हम साथ में ही नोट्स बनाते जाएंगे, मैं साथ में लिखवाते जाऊंगा, ठीक। चलो ध्यान दो। अच्छा, एक अच्छी बात मैं आपको और बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आएंगे। तो मान लीजिए कि अगर आप टेस्ट नहीं लगा पाए तो आप सीधा उस प्रैक्टिस सेशन को भी ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेशन जो रहेगा, तो अगर आप टेस्ट नहीं भी लगा पाए तो आप हमारे साथ जुड़ करके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी नहीं, अभी थोड़ा कोर्स हो जाए आपका, उसके बाद हम शुरू करेंगे एमसीक्यू, ठीक। ओके, अब ध्यान दें अगले टॉपिक पर। तो अगला पहला जो विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में, वो है युद्ध, ठीक है, वो है वॉर। वो क्या है दोस्तों, युद्ध, वो है वॉर। अब मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करता हूं। तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 युद्ध हुए हैं, अब तक 4 वॉर हुए हैं, ठीक है। कितने युद्ध हुए हैं, 4। सबसे पहला जो युद्ध हुआ दोस्तों, पहला जो वॉर हुआ, वो हुआ 1947 में। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध हुआ, और इसमें पाकिस्तान ने क्या किया, तो पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा, पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड फ्यू पार्ट्स ऑफ द कश्मीर। अब जरा इसकी कहानी सुनो और इसको समझने का प्रयास करो। देखिए, जब भारत आजाद हुआ और भारत की आजादी के बाद भारत का विभाजन भी कर दिया गया, इंडिया का पार्टीशन भी कर दिया गया, और जब भारत का विभाजन किया गया तो उस समय भारत में 550 से ज्यादा देसी रियासतें थी। उस समय इंडिया में 550 से ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट हैं वो हुआ करते थे। और प्रिंसली स्टेट मतलब छोटे छोटे रजवाड़े, छोटे छोटे राज्य जहां पर राजा होता था। तो प्रिंसली स्टेट से यह कहा गया कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां जाना है। आप चाहें तो भारत के साथ चले जाइए, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ चले जाइए, और अगर आप चाहते हैं स्वतंत्र रहना तो आप स्वतंत्र रहिए। ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप इन बातों का निर्धारण कर सकते हैं। इसी समय बहुत सी रियासतें जो भारत वाले क्षेत्र में थी वो भारत का ही हिस्सा बनी, जिसमें बहुत बड़ा योगदान है आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कश्मीर लेकिन एक ऐसी रियासत जहां पर राजा हरि सिंह का शासन था, कश्मीर ने यह डिसाइड किया कि वो ना तो भारत का हिस्सा बनेगा और ना ही वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कश्मीर डिसाइडेड कि वो स्वतंत्र रूप से रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रूप से रहेगा। कश्मीर ने ये निर्णय लिया। अब कश्मीर ने ये निर्णय ले तो लिया, लेकिन कश्मीर खुद जानता था कि ये पूरा का पूरा जो निर्णय है ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे बड़े क्लियर थे। पाकिस्तान शुरुआत से ही कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहता था। तो जैसे ही 1947 का समय आया, पाकिस्तान ने क्या किया कि कश्मीर के क्षेत्र में जो कबीलाई लोग रहते थे, उन कबीलों को संगठित किया
और उनके द्वारा कश्मीर पर अटैक कराया, क्योंकि खुद अटैक करेगा तो इंटरनेशनल लेवल पर फिर पाकिस्तान को चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो उसने ये दिखाया कि ये कश्मीर का गृह युद्ध है, ये कश्मीर का सिविल वॉर है। ठीक है, अब जैसे ही कबीलों का अटैक हुआ, राजा हरि सिंह तुरंत प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने के लिए आए और उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत के संविधान में एक विशेष अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 370, जो कश्मीर को कुछ विशेष रियायतें देता था, जिसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। अब जब तक भारत की सेना एक्टिव होती, क्योंकि भारत तब तक इन्वॉल्व नहीं हो सकता था जब तक कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन जाता, तो जब तक भारत की सेना एक्टिव होती, क्योंकि उस समय आप देखिए ना देश के हालात कितने बुरे थे, दंगे हर जगह हो रहे हैं, देश को संभालना है, तो सेना कहाँ इन्वॉल्व होगी। तो जब तक सेना आ पाती, इन मुद्दों पे काम कर पाती, उतने समय तक बहुत अंदर तक पाकिस्तान आ चुका था। और फिर भारत से गलती ये हो गई कि हम ये मामला कहाँ लेकर के चले गए, यूनाइटेड नेशन लेकर के चले गए, और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि अभी जहां पर दोनों की सेनाएं हैं वहां युद्ध विराम रेखा खींच दीजिए, वहां पर सीज फायर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और ये जो युद्ध विराम रेखा है, जिसे भारत ने 1972 में माना, 1972 में माना शिमला समझौते के बाद, उसी युद्ध विराम रेखा को हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसी को हम एलओसी के नाम से जानते हैं। तो ये पहले युद्ध की एक ब्रीफ आपको मैंने कहानी समझाई। तो युद्ध का कारण सिर्फ और सिर्फ कश्मीर था। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था, जिस वजह से उसने भारत पर अटैक किया। अच्छी बात यह रही कि कश्मीर के मुद्दे की वजह से आज पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है। पाकिस्तान हर जगह कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहता है ताकि वो अपनी दूसरी प्रॉब्लम से निजात पा सके। और इंडिया एट द अदर हैंड, जो मैंने कल भी कहा था कि इंडिया इज अ प्रोग्रेसिंग नेशन, हमारे लिए कश्मीर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। हम हमेशा विकास को प्रायोरिटी देते आए, डेवलपमेंट को हमेशा हम प्रायोरिटी देते आए। ठीक, और वो डिफरेंस आज दिखाई देता है, वो अंतर आज दिखाई देता है। चले ध्यान दें, ये पहले युद्ध की कहानी है। सेकेंड वॉर में क्या हुआ, आइए वो भी लिखते हैं। तो दूसरा जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, वो 1965 में हुआ, वो 1965 में हुआ। अब 1965 के युद्ध में ऑब्वियसली हम जीते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1965 के युद्ध में एक ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया। अब ये क्या है इसको समझते हैं, पहले लिख लेते हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का सबसे बड़ा टैंक तो आप लोग समझते होंगे, टैंक युद्ध। कोई कहेगा हाँ सर पानी का टैंकर, नहीं भैया पानी का टैंकर नहीं। ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टर, समझे आप इस बात को। 1965 के युद्ध में इस समय तक अमेरिका सपोर्टिंग पाकिस्तान, अभी भी आप देख सकते हैं रिसेंटली, ठीक है, 1991 के बाद चीजें बदली हैं, बाकी अमेरिका वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे प्रकार के टैंक ला करके दिए थे, एंड दे हैड वेरी गुड टैंक। मतलब अगर क्वालिटी की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो उनके पास जो टैंक थे वो काफी अच्छे थे। और भारत के पास अभी पुराने टैंक थे, नया अपडेशन नहीं हुआ था, अमेरिका ने भी हेल्प नहीं की थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक टैंक का युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के सभी टैंकों को तबाह कर दिया। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा टैंक बैटल है। आपको कभी भी समय मिले ना, यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो मेजर जनरल्स ने बताई हैं जिब्राल्टर के बारे में। आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा युद्ध था ऑपरेशन जिब्राल्टर। और आप सोच के देखिए दोस्तों कि ये होती है पावर, विल पावर। हमने कहा ना विल पावर। आपको पता है इंडियन आर्मी में एक चीज जो पूरी जगह से अलग है, दैट इज द फीलिंग ऑफ ट्रू नेशनलिज्म। भारत की सेना में एक बहुत ही सच्चा राष्ट्रवाद है। और जब आप बहुत शिद्दत से कोई काम करते हो ना, तो आपके पास रिसोर्स कम भी होंगे,
तब भी आप उसे अचीव कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूं। आप देखिए, कई बार ऐसे लोग, जिसमें आप में से बहुत लोग शामिल होंगे, जिनके पास पढ़ाई करने का पैसा है, जिनके पास सब्सक्रिप्शन लेने का पैसा है, जिनके पास किताब खरीदने का पैसा है, जिनके पास घर है, पंखा है, लाइट है और 2 टाइम का खाना मिल रहा है, इतना सब होने के बाद भी एग्जाम नहीं निकलता। और वहीं दूसरी ओर आप देखिए, आप सुनते हैं कहानी कि एक अत्यंत गरीब किसान के बेटे आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। एक रिक्शा, बहुत ही गरीब परिवार से आने वाला आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया। ये क्या है? ये बस दिखाता है कि आपके अंदर विल पावर कितनी है। जब देखो, अभी जैसे मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं ना, हमेशा आपके कमेंट पढ़ता हूं, तो मुझे हमेशा दिखता है कि हमेशा आप प्रॉब्लम्स की बात करते हो, हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हो, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये। व्हाई डोंट यू वर्क ऑन सॉल्यूशन? जो लोग काम करते हैं वो प्रॉब्लम की बात तो करते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत सॉल्यूशन की बात भी करते हैं। ठीक है, हर बात में घबराना ये अच्छे साइन नहीं है। ठीक है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना और उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना, ये जरूरी है। तो जो इसमें हुआ वो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो सीखिए, रिसोर्स से कुछ नहीं होता दोस्तों, आपकी मेंटल। मैं देवन से आपसे पहली बात कहा था कि रोनाल्डो का इंटरव्यू देखिए, वो हर बार एक ही बात दोहराता है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। कोई भी पूछेगा तो जवाब देगा मेंटल स्ट्रेंथ। यहां से सब कुछ है दोस्तों। आप ठान लोगे मुझे करना है, प्रॉब्लम आएंगे, आप खुद सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर सोच ही लोगे कि नहीं करना, आप तो हम बहाने ढूंढ दे रहे हैं, सर ने नहीं पढ़ाया, हमारे घर पे ये हो गया, क्योंकि हमारे मामा ने ये बोल दिया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ना करने के बहाने तो आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे। लेकिन जिस दिन करने के एक बहाने के पीछे आप पड़ गए, उस दिन आपको चीजें जरूर मिलेंगी, याद रखिएगा। ठीक, चलो ध्यान दीजिए। क्लियर है? अब इसके बाद आप देखें, दूसरी चीज होगी, फिर ये तीसरा पॉइंट हम पढ़ें। तीसरा युद्ध कब हुआ? तो जो तीसरा युद्ध है ये 1971 में हुआ, 1971 में हुआ। और 1971 का जो युद्ध है, 1971 का जो बैटल है दोस्तों, इस युद्ध में भारत, बांग्लादेश, इसको हम ऐसे लिखें कि पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ईस्टर्न पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और कौन सी सेना? मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी। ठीक है, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। चौथा युद्ध देखें दोस्तों, फोर्थ, 1999 कारगिल युद्ध, कारगिल बैटल। और भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। ठीक, एक मिनट लिखिए, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट।
चलो क्लियर। हेलो। तो बाहर से दरवाजा लगा था, पानी था नहीं, इसलिए थोड़ी सी समस्या। यस यस यस, भारत ने चलाया था, बिल्कुल। चलें अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगला जो मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इंग्लिश में पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। चलो पहले समझें इस टॉपिक को थोड़ा सा और फिर हम लिखेंगे इसे। ओके। हुआ ऐसा दोस्तों कि जैसा अभी हमने लिखा कि 1947 में पाकिस्तान ने क्या किया, धोखे से कश्मीर पर हमला कर दिया। धोखे से क्या किया, कश्मीर पर हमला कर दिया। और हमला करके वो कश्मीर के बहुत अंदर तक आ गए, गिलगिट वाले रीजन में पहुंच गए, बाल्टिस्तान वाले रीजन में पहुंच गए, यहाँ जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा। तो इतने हिस्से को उन्होंने क्या किया, इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया। और यहीं पर फिर क्या खींच दी गई, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC खींच दी गई। तो ये जो हिस्सा है विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत का हिस्सा है, इस हिस्से पर किसका अधिकार हो गया दोस्तों, इस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करके रखा है, अवैध कब्जा करके रखा है। और इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। अब दो तीन बातें समझना है इसके बारे में। पाकिस्तान ने एक और खतरनाक हरकत की, बुरी हरकत यह की कि POK का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ध्यान देना दोस्तों, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं डार्क, ये हिस्सा देख पा रहे हैं क्या आप लोग, दिस रीजन, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है सक्सगम घाटी। क्या कहा जाता है, सक्सगाम वैली। तो पाकिस्तान ने यह हिस्सा 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया। 1963 में पाकिस्तान ने सक्सगम वैली वाला जो इलाका है, सक्सगम घाटी वाला जो इलाका है, वो चाइना को गिफ्ट कर दिया। और पाकिस्तान के दो क्षेत्रों में है, एक गिलगिट है, बाल्टिस्तान है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है, जो कि नीलम नदी के किनारे स्थित है। बेसिकली झेलम की एक सहायक नदी है किशनगंगा, और किशनगंगा को ही पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। ठीक है, तो नीलम नदी या किशनगंगा नदी वो एक ही मैटर है। ठीक, क्लियर। चलो इसके बारे में लिखते हैं कुछ टॉपिक, ध्यान दे। पहला लिखे, पाकिस्तान द्वारा 1947 में अवैध कब्जा, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान इन 1947, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान इन 1947। मुख्य क्षेत्र क्या क्या आता है इसमें, तो इसमें गिलगिट है, गिलगिट, ये इसी में आता है बाल्टिस्तान, यहीं पर स्थित है K2, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तीसरा, इसकी राजधानी, कैपिटल, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद, जो कि नीलम या किशनगंगा नदी पर स्थित है। ठीक, 1972 में शिमला समझौते
के द्वारा LOC का निर्धारण। ठीक, इंग्लिश में लिखेंगे क्लैरिफिकेशन ऑन LOC बाय शिमला अकॉर्ड ऑफ 1972, बाय शिमला अकॉर्ड ऑफ 1972। नहीं, ये वीनू का एक क्वेश्चन है कि कैसे ऑक्यूपाई। देखो, तो जैसा मैंने बताया ना कि उस समय कश्मीर वॉज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर लेटर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। और भारत तब तक किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि वो भारत का हिस्सा ना बन जाए। तो इसी के बाद तो अकल आई। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है ना, जो सबसे बड़ी मूर्ख बुद्धि है, वो है राजा हरि सिंह। अगर राजा हरि सिंह पहले ही ये डिसीजन ले लेते कि यार इंडिया के साथ मर्ज हो जाते हैं शुरुआत से ही, तो इशू ही नहीं जाता फिर तो, ये है ना, फिर ये इशू इतना बड़ा होता ही नहीं। ठीक, इसमें एक पॉइंट और लिखना है, 5वां पॉइंट मैं यहां लिख दे रहा हूं। 1963 में पाकिस्तान ने चीन को, इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में निकाल लो एक मिनट, SASHAKSGAM ये है, सक्सगाम घाटी दिया। पाकिस्तान गिफ्टेड सक्सगाम वैली टू चाइना इन 1963। पाकिस्तान गिफ्टेड सक्सगाम वैली टू चाइना इन 1963। बताओ, क्लियर है? ऑल गुड। 3 नंबर पे लिखा हुआ है राजधानी मुजफ्फराबाद, नीलम किशनगंगा नदी पर। मुजफ्फराबाद नीलम या किशनगंगा नदी पर। ठीक, 1900 बताइए, यहां तक क्लियर है? देखो बात सही है, लेकिन स्टिल यार, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। वेट वेट एंड वॉच, इंडिया इज वेटिंग ऑन वॉच। बिल्कुल बिल्कुल, आप आ जाइए। ठीक है, देखो जब क्वेश्चन बनेगा प्रिया, देन आई लेट यू नो। ठीक है, मुझे जैसे होगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो इस क्षेत्र की राजधानी पाकिस्तान ने बनाई है वो मुजफ्फराबाद है। ठीक है, पीओके की जो उन्होंने कैपिटल बनाई है दैट इज मुजफ्फराबाद, पीओके की। ओके, बहुत सारे मुजफ्फराबाद हैं, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद की बात हो रही है। हाँ, अच्छा मुझे पहले बताओ, यहां तक क्लियर है सारी बात? कोई समस्या? मैं इसलिए लिख देता हूं क्योंकि कई बार ना आप लोग फॉर्मेटिंग सही नहीं करते, इसलिए मैं लिखते जा रहा हूं हर चीज। ठीक, चलो भैया, अब हमें सबसे बड़ा विवाद समझना है, दूसरा सबसे बड़ा विवाद समझना है। और दूसरा सबसे बड़ा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो है सर क्रीक। सर क्रीक, अब ध्यान से इसको समझो और फिर हम इस टॉपिक को लिखेंगे। ठीक, चलो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में, अभी समझेंगे, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। देखो पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आएगा कि सर आखिर ये जो शब्द है क्रीक, इस शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्रीक? पहला क्वेश्चन है, इसको जरा समझिए ध्यान से, क्रीक का मतलब क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक, और मान लेते हैं कि यहां पर एक स्थलीय भाग है। ये क्या है? ये पूरा स्थलीय भाग है। कुछ ऐसा हो जाए यहां पर कि समुद्र का ये जो पानी है ये स्थल में अंदर की ओर घुस जाए, इस तरह से, तो हम क्या कहेंगे
क्या हम ये कह सकते हैं कि समुद्र का हिस्सा स्थलीय भाग में घुस गया? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल भाषा में समझो। जैसे मान लो ये भैया आपके घर की सीमा, ये पड़ोसी की सीमा, पड़ोसी की बाउंड्री आपके घर तक आ जाए, है कि नहीं? तो ऐसे ही क्रीक होता है। क्रीक वास्तव में समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है, संकीर्ण हिस्सा है, जो कि स्थलीय भाग की ओर घुसा होता है। क्रीक बेसिकली एक ऐसा ओशियन का नैरो पार्ट है जो कि लैंड की तरफ होता है, उसी को हम क्रीक बोलते हैं। और दूसरा केस सुनो, सेकंड सिनेरियो सुनो। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर समंदर है, ये क्या है दोस्तों? ये समंदर है, और यहां पर एक स्थलीय भाग है इस तरह से। तो अगर स्थल का कोई हिस्सा समुद्र में घुस जाए तो इसे कहा जाता है केप। इसे क्या कहा जाता है? इसे केप कहा जाता है, अंतरीप कहा जाता है। जैसे कि केप कैमोरिन, तो वो हिस्सा समुद्र की तरफ घुसा हुआ है, मतलब ये है अगर स्थल तो ऐसा बाहर निकला हुआ है, चोंच सी बाहर निकली हुई है उसकी। इसी तरीके से केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के आखिरी में जाएंगे फिर वो ऐसा बाहर निकला हुआ है, चोंच सी बाहर निकली रहती है। तो अगर स्थल का भाग समुद्र में घुस जाए तो क्या बोलेंगे? सर अगर स्थल का भाग समुद्र में घुस जाएगा तो उसे हम केप बोलेंगे, अगर समुद्र का भाग स्थल में आ जाएगा तो उसे हम क्रीक बोलेंगे। बहुत सिंपल भाषा में याद रखो। यस और नो, यस और नो, बताओ मुझे, यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है? अब जरा ध्यान दो, मैप में देख के बताता हूं मैं आपको। तो ऐसे बहुत सारे क्रीक हैं, जहां जहां पर दोस्तों ये भाग होते हैं वहां बहुत सारे ऐसे क्रीक पाए जाते हैं। इस मैप में आप ध्यान से देखो, तो यहां ये देखो, ये देखो, ये ऐसा है ना कि है तो समुद्र लेकिन स्थल में अंदर की ओर घुसा हुआ है, ये भी एक क्रीक है तो समुद्र लेकिन स्थल में अंदर की ओर घुसा हुआ है। तो ये क्या कहलाते हैं? क्रीक कहलाते हैं। अब ऐसा ही एक भाग है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये देखिए दोस्तों, ये कौन सा इलाका है? ये पाकिस्तान का सिंध वाला इलाका है और ये भारत के गुजरात वाला इलाका है। तो एक तो यहां पर कोरी क्रीक है, कोई विवाद नहीं, पूरी तरह से भारत में। अब जैसे ही आप आगे चलेंगे तो ये जो पूरा हिस्सा है जिसे मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, इस हिस्से को रन ऑफ कच्छ या कच्छ का रण कहा जाता है, और ये जो हिस्सा है ये कहलाता है सिंध। अब इसके बीच में ध्यान से देखो दोस्तों, इसके बीच में ध्यान से देखो तो यहां एक बीच में समुद्र का अंदर घुसा हुआ हिस्सा है, 96 किलोमीटर लंबा। ये 96 किलोमीटर का जो रास्ता है इसी को हम सर क्रीक कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात सुनो, इसका नाम सर क्रीक बाद में पड़ा, इसका पुराना नाम था बन गंगा। पुराना नाम क्या था? बन गंगा, BAN, बन गंगा। बाद में एक ब्रिटिश अधिकारी क्रीक के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? सर क्रीक। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर क्रीक कहां पर है तो क्या बता पाएंगे? हाँ सर हम बता देंगे, ये भारत है इस तरह से, ठीक है। यहां पर सर, यहां से पाकिस्तान की शुरुआत होती है, ओके, यहां से क्या है? ये पाकिस्तान है सर, पाकिस्तान, सिंध। तो ये गुजरात और यहां सिंध, इसके बीच में सर जो समुद्र का हिस्सा अंदर घुसा हुआ है 96 किलोमीटर लंबा और सकरा हिस्सा, इसी को हम सर क्रीक कहते हैं। बताओ लोकेशन क्लियर है? बताइए मुझे, लोकेशन क्लियर है? बिल्कुल 24 डिग्री की लाइन जाती है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हमें यह समझना है कि विवाद क्या है, अब हमें यह समझना है कि आखिरकार इशू क्या है।
ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि क्रीक का मतलब होता है समुद्र का ऐसा हिस्सा जो स्थल की ओर घुसा हुआ हो। पर हमें यह भी समझ में आ गया कि सर क्रीक कहां पर है, जिसका पुराना नाम बनगंगा था। अब विवाद को जरा ध्यान से समझो, इशू को जरा ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप पूरा फोकस्ड रहें और फिर इस बात को समझें। देखिए, ये जो विवाद है इसकी शुरुआत दोस्तों 1908 में हुई थी। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1908 में इस विवाद की शुरुआत हुई थी। 1908 में इस विवाद की शुरुआत हुई। कैसे? इसको भी जरा मैं आपकी सहायता से समझते हैं। ये जो इलाका है, इस इलाके को कहा जाता है सिंध। ठीक, और ये तो गुजरात है ही है। तो 1908 में 1908 में ये जो सिंध वाला हिस्सा है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, अपनी भाषा में बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। अगर आपको पता हो तो जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था तो भारत के राज्यों को प्रोविंस कहा जाता था। तो ऐसा ही था एक बॉम्बे प्रोविंस या बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक था मद्रास प्रोविंस या मद्रास प्रेसिडेंसी, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ, इस पर अलग अलग उन्होंने वो बना रखे थे। तो सिंध वॉज बेसिकली द पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और दोस्तों ये जो इलाका है जहां सर क्रीक है, तो इस क्षेत्र में कच्छ रियासत हुआ करती थी। कौन सी रियासत हुआ करती थी? कच्छ नाम की एक रियासत थी और जिसके राजा थे राव। राजा का नाम क्या था? राव। तो सिंध तो ब्रिटिश शासन का हिस्सा है, लेकिन जो रियासत है उस पर ब्रिटेन का सीधा सीधा कंट्रोल नहीं था। तो यहां रियासत और यहां ब्रिटिश सरकार। तो 1908 में पहली बार विवाद सामने आया। 1908 में जो कच्छ प्रिंसली स्टेट, कच्छ रियासत के राजा हैं राव, इन्होंने एक क्लेम किया। इन्होंने कहा कि जो सर क्रीक वाला हिस्सा है, जिसे क्या कहा जाता था पहले? जिसे पहले बनगंगा कहा जाता था। तो ये जो सर क्रीक वाला हिस्सा है, इस पर किसका अधिकार है? तो इस पर कच्छ रियासत का अधिकार है। ये पूरी तरीके से कच्छ के प्रिंसली स्टेट में आती है। ये बात इन्होंने उठाई। अब जैसे ही इन्होंने ये बात कही, विवाद हो गया। अब इस विवाद का समाधान करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक सर्वे करवाया। पूरी इलाके का सर्वे हुआ और सर्वे के बाद 1914 में दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ और उस अग्रीमेंट में एक रेखा खींची गई और उस रेखा को कहा जाता है ग्रीन लाइन। कौन सी रेखा खींची गई? ग्रीन लाइन, ग्रीन रेखा खींची गई दोस्तों। और ग्रीन लाइन कहां से खींची गई? ग्रीन लाइन के हिसाब से जो पूरा सर क्रीक का हिस्सा है उस पर सिंध का अधिकार है। ठीक है, पैरा 9 जो डॉक्यूमेंट था उसके पैराग्राफ 9 के अनुसार एक ग्रीन लाइन ड्रॉ की गई, जिसके अनुसार पूरे सर क्रीक पर किसका हिस्सा है? पूरे सर क्रीक पर सिंध का हिस्सा है। यहां तक बात समझ में आई? पहले कमेंट करके बताओ, यहां तक बात समझ में आई? यस और नो? अगर आप मुझे ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी अपना दिमाग नहीं लगाना, अभी सुनना है बस मुझे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब इसके आगे की कहानी सुनो। ठीक है, सिंध कच्छ के राजा को भी क्या ही करना था, बहुत खतरनाक इलाका है, दलदली इलाका है। ठीक है, तो कहा भूल जाइए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां से क्रिएट हुई? दिक्कत की शुरुआत हुई 1947 के बाद। क्यों? 1947 में जब भारत का विभाजन हो गया, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और साथ ही साथ भारत का स्वतंत्र हो गया और भारत का विभाजन हो गया। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला पर साथ ही साथ भारत का पार्टीशन भी हो गया। तो ये जो सिंध वाला इलाका है, ये किसके पास चला गया दोस्तों? तो अब ये जो सिंध वाला रीजन है, ये सिंध वाला रीजन चला गया पाकिस्तान के पास, और बॉम्बे तो ऑब्वियसली भारत का हिस्सा है। तो सिंध वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। अब पाकिस्तान ने क्लेम करना शुरू कर दिया। आदत ही है पाकिस्तान, बिना विवाद किए उसको समझ ही नहीं आती, तो उसने क्लेम करना शुरू किया। ठीक है, उसने हाय तौबा करना शुरू कर दिया कि भैया सर क्रीक पर हमारा अधिकार है, अगर कोई भी भारतीय जहाज हमें यहां पर दिखी तो हम उसको उड़ा देंगे,
और कोई भी मछुआरा यहाँ आया तो या तो हम उसे गोली मार देंगे या फिर हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत बड़ी बात हो गई इंडिया के लिए, इट्स अ बिग इशू। ठीक, भारत ने यह कहा कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस, पूरा सरक्रीक आपका हिस्सा नहीं है। तो भारत से पूछा, अरे नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं नहीं, पूरा पूरा हिस्सा है। कैसे है? कहा देखो 1914 का ये डॉक्यूमेंट है, इसके पैरा 9 में एक ग्रीन लाइन खींची हुई है। कहां से खींची है ग्रीन लाइन, ये भी देख लो। कहा कि ये देखो, ये ग्रीन लाइन है, ये यहां पर एक ग्रीन लाइन है। उन्होंने कहा देखो ये है ग्रीन लाइन, और ये ग्रीन लाइन जो खींची वो 1914 के हिसाब से खींची है। और ये पूरा हिस्सा किसका है? ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो सिंध का है, और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, मतलब ये पाकिस्तान है। भारत ने कहा देखो उस डॉक्यूमेंट के नीचे एक 10वां पैराग्राफ भी है, उसे भी ध्यान से पढ़ लो। अब 10वें पैराग्राफ में यह कहा गया कि अगर इसमें नाव चलेगी, अगर ये नेविगेबल हो गया तो इसको अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से बांटा जाएगा। पाकिस्तान का कहना यह है कि इस हिस्से में कभी भी नेविगेशन नहीं होता, इसीलिए हमें ग्रीन लाइन को मानना चाहिए। भारत का कहना यह है कि जब जब ज्वार आता है, जब जब टाइड आते हैं, जब जब ज्वार आता है, टाइड आते हैं, तो यहां पानी का स्तर बढ़ जाता है, और उस समय इस पूरे क्षेत्र में नेविगेशन किया जा सकता है। उस समय इस पूरे क्षेत्र में नाव चलाई जा सकती है। और चूंकि ये नेविगेबल है तो भैया अब इस बात का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून से होगा, यूनाइटेड नेशन के लॉ से होगा। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कानून है जिसे कहा जाता है थालवेग प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है? थालवेग सिद्धांत। अब थालवेग सिद्धांत क्या कहता है? थालवेग सिद्धांत यह कहता है कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक देश है, इस तरह से पाकिस्तान हो गया, और यहां एक दूसरा देश है, इंडिया हो गया। और अगर दो देशों के बीच में कोई भी जलराशि आती है, कोई भी वाटर बॉडी आती है, तो उसे दोनों देशों के बीच में विभाजित किया जाएगा, दोनों कंट्री के बीच में डिवाइड किया जाएगा। और डिवाइड करोगे कैसे? तो डिवाइड करने के लिए आप सहारा लोगे डीपेस्ट पॉइंट का। तो मान लो यहां पर डीपेस्ट पॉइंट है, एक चैनल है, तो इसको बीच में से डिवाइड कर दोगे, एक हिस्सा इंडिया का, एक हिस्सा पाकिस्तान का। तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट में गया और इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत की बात को माना और उन्होंने एक रेड लाइन बना के दी, जिसके हिसाब से आधा हिस्सा सरक्रीक का भारत में आता है और आधा हिस्सा पाकिस्तान में आता है। लेकिन पाकिस्तान कोई बात मान सकता है क्या? कभी नहीं मान सकता। तो पाकिस्तान ने यह बात मानने से मना कर दिया, कहा कि नहीं भैया, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इस बात को नहीं मानेंगे। तो आज भी यह हिस्सा विवादित है, ऑल्दो ये विवादित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत इंटरनेशनल कोर्ट में केस जीत चुका है और इस हिस्से पर वैधानिक रूप से भारत का अधिकार है। मुझे बताएं, क्या सर क्रीक का विवाद आपको समझ में आया? यस और नो? ऑल क्लियर? ठीक है, चलो भैया, तो अब सर क्रीक के बारे में लिख लीजिए। ठीक है चलो लिखें, लिखें इसके बारे में। मैं बोल बोल के लिखूंगा दोस्तों ये वाला पॉइंट, तो आप लिखते जाना अच्छा, पहले इस बात में और सुन लो, अब ये समस्या क्यों है। अच्छा, एक और बात मान लीजिए कि सर इंडिया को क्यों ये क्षेत्र चाहिए, क्या प्रॉब्लम क्या है यहां पर। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं एक एक करके। देखो, अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछोगे कि ये एरिया क्यों चाहिए, कहेगा मत लो। क्यों मत लो? कारण बताता हूं। बहुत सकरा, बहुत उथला दलदली क्षेत्र, जिसमें अलग अलग प्रकार के बहुत ही डेंजरस जानवर, सांप, मगरमच्छ सब पाए जाते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इलाका।
यहां पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल है, कहीं छोड़ दो। लेकिन पाकिस्तान इसका गलत इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान इस रूट का इस्तेमाल आतंकवादियों को भारत में भेजने के लिए करता है। पाकिस्तान इस रूट का इस्तेमाल ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के लिए करता है। तो भारत इसीलिए इस हिस्से को चाहता है। और पाकिस्तान सबसे घटिया हरकत यह करता है कि भारत के मछुआरे अगर गलती से यहां चले जाते हैं तो वो उन्हें जेल में बंद कर देता है। और बहुत से मछुआरे हैं दोस्तों, क्या गलती है यार, उन्हें नहीं पता सीमा कहां तक है, वो नहीं जानते बाउंड्री कहां तक है, पहुंच गए, उनकी पूरी जिंदगी जेल में गुजर जाती। अब सोच सकते हैं क्या इस बात को, दूसरे देश की जेल में वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, है ना। तो भारत के लिए इसीलिए ये जो मैटर है वो थोड़ा कंसर्न वाला मैटर है, इसका महत्व ये है ना, सेफ्टी के लिए। और ये भी एक क्लेम है कि जो मुंबई पर अटैक हुआ था 26/11 का, उसके आतंकवादियों ने इसी रूट का इस्तेमाल किया था भारत पर पहुंचने के लिए। चलिए, तो पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, पहला पॉइंट लिखिए नंबर 1। इस तरीके से लिखना, देखो अभी मैं पॉइंट बोलूंगा तो बढ़िया तरीके से, पहला पॉइंट ऐसा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और सब पॉइंट बोलूंगा तो ऐसे, और फिर वापस से मेन पॉइंट पे आ जाना। चलो पहला पॉइंट लिखें, क्रीक लिख लो एज इट इज, महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण जलीय भाग। हाँ, ये विवाद अब भी है, लिख लीजिए एज इट इज, लिख लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण जलीय भाग, अ नैरो पीस ऑफ वाटर वेयर सी फ्लोज इनटू द लैंड। ठीक, अब दूसरा पॉइंट लिखें, अब ये मत लिख लेना नहीं तो गलत हो जाएगा। अब लिखो दूसरा पॉइंट, सेकंड लिखो, दूसरे पॉइंट में लिखो, सर क्रीक। अच्छा, ईमानदारी से बताओ किसने दूसरा पॉइंट लिख लिया था देख करके, है ना, नहीं लिखना था तो कई बार, इसलिए ज्यादा आगे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे स्कूल में हम लोग होते थे तो कई बार हम लोग ये करके ले आते थे होशियारी करके, सर ने कहा अगला, तो अगला तो वही बोलेंगे, हम चल दिए टीप लेते थे उसको, और फिर सर हमारे साथ गेम खेल देते थे। ठीक, तो कॉपी भी गई, पूरा गुदा गा दी, और फिर दोबारा से लिखो, है कि नहीं। हमें कई बार तो लगता सर को मजा आ रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है कई बार, तो सर मैं देख लेता हूँ, हमने देख लिया, खत्म कहानी। ठीक, चलो, तो सर क्रीक, बनगंगा, भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा पाकिस्तान की, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित स्थित विवादित विवादित जलीय क्षेत्र है। इंग्लिश में डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड वाटर बॉडी, disputed water body between India and India and पाकिस्तान। इंडिया के ब्रैकेट में आएगा गुजरात, पाकिस्तान के ब्रैकेट में आएगा सिंध। ठीक, लंबाई 96 किलोमीटर, लेंथ कितनी है 96 किलोमीटर। महत्व, नमक व पेट्रोलियम मत्स्य उत्पादन, सुरक्षा, सेफ्टी। ठीक है, नमक व पेट्रोलियम उत्पादन, स्पेशली यहां माना जाता है कि पेट्रोलियम की संभावना है। अगला मत्स्य उत्पादन, और तीसरा में आप लिख सकते हैं सुरक्षा, सेफ्टी। नंबर 5, विवाद, विवाद
पाकिस्तान 1914 के कच्छ महाराज राव व बॉम्बे प्रेसिडेंसी के समझौते को आधार बनाकर पूरे सर क्रीक पर अधिकार चाहता है। लिख देना ग्रीन लाइन। पाकिस्तान 1914 के कच्छ महाराज राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के समझौतों को आधार बनाकर पूरे सरक्रीक पर अधिकार चाहता है। भारत थालवेग सिद्धांत तथा 1968 के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुरूप आधे क्रीक पर अधिकार चाहता है। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में रिपीट करूंगा, हिंदी में मैंने लिख लिया है। इंग्लिश में पहला पॉइंट, पाकिस्तान claims entire Sir Creek based on the para 9 of 1914 pact between Bombay Presidency and Rao Maharaj of Kutch ठीक। ओके, अगला लिखिए इंग्लिश में। इंडिया rightfully claims half of the Sir Creek based on Thalweg principle and decision of international tribunal international tribunal। ओके, थैंक यू। क्लियर है? तो ये विवाद है दोनों के बीच में। तो अगेन आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालात हैं। ओके, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दो बातें ध्यान रखना। एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे और कंफ्यूजन भी आ सकता है इस प्रश्न में। पहला आपसे ये पूछा जा सकता है, ध्यान देना दोस्तों एक मिनट, ग्रीन लाइन कहां पर है? तो विश्व में ना 2 ग्रीन लाइन है। एक ग्रीन लाइन खींची गई है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जो कि यूनाइटेड नेशन ने ड्रॉ की है, और दूसरी ग्रीन लाइन जिसे पाकिस्तान क्लेम करता है वो सर क्रीक वाले क्षेत्र में है। तो अब आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है। देखो, ऑप्शन में दोनों कभी नहीं देगा, कोई एक देगा ऑप्शन में। ठीक है, या तो इजराइल पैलेस्टाइन देगा या फिर वो आपको सर क्रीक देगा। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो जो भी ऑप्शन आए उस हिसाब से आप बना दीजिए। चलो, अब एक 3 मार्क क्वेश्चन बनाओ दोस्तों, 3 मार्कर और लिखो सर क्रीक। ये प्रश्न आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर क्रीक
अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि सरक्रीक का पुराना नाम क्या है। तो सरक्रीक का पुराना नाम बनगंगा, पुराना नाम क्या है दोस्तों, बनगंगा। चलो, हो गया। आखिरी मुद्दा आज की क्लास का, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। कच्छ का रण, इसके बारे में सिर्फ लिख लीजिए क्योंकि ऑलरेडी आप मैं बता चुका हूं इस मुद्दे के बारे में। कच्छ का रण पहले समझ लें। तो गुजरात का ये जो हिस्सा है जो कि कच्छ की खाड़ी के पास है, इस हिस्से के ऊपर आप जाएंगे तो ये पूरा हिस्सा कहलाता है कच्छ का रण। तो पाकिस्तान ने पता है एक और क्लेम किया। पाकिस्तान ने कहा कि भैया कच्छ का जो पूरा रण है उस पर किसका अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है पूरा। ये तो है, ये उसने पूरा मांग लिया कि पूरा पाकिस्तान का अधिकार है कच्छ के रण में। इसमें भी डिसीजन आया, और डिसीजन वही आया जो पहले से था कि भैया ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे साइड हिस्सा है 10% वो तुम्हारा है, बाकी 90% हिस्सा भारत का है। क्योंकि इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि यहीं पर जेठालाल आएगा और फिर हम तारक मेहता की शूटिंग करेंगे। तो पाकिस्तान जितनी बार इंटरनेशनल कोर्ट में गया ना, उतनी बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। सरक्रीक वाले इशू में भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई, कच्छ के रण को लेकर के भी वो गया, कह रहा था पूरा सब कुछ पाकिस्तान का। तो फिर उसे बताया कि ऐसा नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा 10% जो पाकिस्तान में है, बाकी 90% हिस्सा किसका है, इंडिया का ही है। ठीक है, कच्छ का रण। तो ये हर जगह पाकिस्तान को मुखी खानी पड़ती है। ठीक, ओके, वो गाना नहीं है, क्या करूं मैं हूं आदत से मजबूर। चलो लिखो, कच्छ के रण के बारे में लिखो दोस्तों। एक काम करो, ये लिख लो और जैसे ही ये हो जाए मैं फिर क्लास ऑफ कर दूंगा। ठीक, ये एज इट इज आप लिख लो। तो बाकी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास भारत के सामान्य परिचय की आखिरी क्लास होगी, दैट विल बी द लास्ट क्लास। और फिर मैं आपको टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। आपके लिए कुछ होमवर्क नहीं, होमवर्क कभी नहीं देते हैं, अगली क्लास में होमवर्क दे देंगे आपको। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, समय हो, अगर आप लोगों के पास समय हो तो क्या मैं आज एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूँ 1 घंटे की, इफ यू गाइज हैव द टाइम, अगर आपके पास समय है तो, ज्योग्राफी की। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक ना मैं आज कंप्लीट कर दूं, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको होमवर्क मिल जाएगा। आज बस 1 घंटा पढ़ लो, फिर तो छुट्टी ही है। एक क्लास रख लें एक्स्ट्रा। ओके, चलो ठीक है। या फिर कल संडे है, कल एक क्लास रख लेते हैं, ये भी किया जा सकता है, कल भी रखी जा सकती है क्लास। कल अगर आप लोग अग्री हो तो मेरे लिए और अच्छा है दोस्तों। अगर कल आप क्लास रख लोगे तो मेरे लिए और अच्छा है, मुझे आज 2-2 3-3 क्लास नहीं लेनी पड़ेंगी। अगर कल आप मुझे 1 घंटा दे दो कि हाँ सर कल हम आपको 1 घंटा दे देंगे, ऑल दो संडे है, आपका अधिकार है संडे पर फिर भी आप मुझसे कह दो कि नहीं सर कल एक क्लास रख लो, तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा यार दोस्तों, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं कल रख लेता हूँ यार फिर। थैंक यू सो मच। कल ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ 1.5 घंटा, लेकिन 1.5 घंटे में हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, दैट वी विल कंप्लीट द टॉपिक, हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, अगर सेशन किसी का शेड्यूल नहीं होगा तो मैं अपना सेशन शेड्यूल करवा देता हूँ और हम ये कल टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, टेक केयर, थैंक यू। ये लिख लो पहले, मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, उसके बाद मैं स्ट्रीमिंग ऑफ कर दूंगा। थैंक यू।